बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर वाफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे हिफाजत से होंगे। और जनाब वही हुआ जिसका डर था। हम जानते थे दूसरा वनडे मैच था और पाकिस्तान जो है अपनी होम ग्राउंड पर खेल रहा था, लेकिन आप तो खासे खुश थे। मैं बहुत खुश था। मैंने कहा कि कज़ाफ़ी स्टेडियम है, बाबर आजम है, तो मैच जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन फिर भी तमाम अंदाजे गलत साबित हुए। पाकिस्तान ये मैच हार गया है। अब जो सीरीज है की बी टीम से 1-1 से बराबर हो गई है और अब तीसरे मैच पर सब डिपेंडेंट हो गया है। पहले मैं सोचा जा रहा था कि अगर 2 मैचेस पाकिस्तान जीत जाता है फिर तीसरे मैच का जो भी नतीजा होगा कबूल होगा। लेकिन इस वक्त पूरे सूरत हाल बदल गई है और जो ऑस्ट्रेलिया की बकौल है ना और बकौल जो तजियाकार हैं, वो जो बी टीम आई है, तो जनाब वो जो बी टीम है उसने बराबर कर दी है सारी सूरत हाल। मैच जो है सीरीज का वो कल है और उसमें क्या परफॉर्मेंस रहती है इस पर डिटेल में भी बात करेंगे। अली ने कहा कि शुरू में भी आपको ये जो दुखी खबर है ना क्रिकेट शायकीन के लिए सुना दे, जख्मों पे ज़रा नमक छिड़क दें। ज़रा मौसम की कुछ बात कर लेते हैं जनाब। मौसम कह लें कि मौसम ने अंगड़ाई ली है। रात गए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादलों की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एंट्री हुई, आंधी थी, उसके बाद फिर मूसलाधार बारिश हुई, जिससे जो गर्मी का शदीद ज़ोर था वो टूट गया और कई इलाकों में नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हुए। सोलर प्लेट्स जो हैं वो गिरने से हलाकतों की भी इत्तलात हुई। PDMA ने 5 जून तक पंजाब में आंधी, बारिश और यालाबारी का अलर्ट जारी किया है और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह से हमें महकमे मौसमियात की जानिब से बताया यही गया था कि एक और स्पेल आएगा और एक और मगरबी हवाओं का जो सिलसिला है वो मुल्क में दाखिल होगा और उससे फिर बारिशें भी। अभी भी एक और भी जो एडवाइजरी जारी की गई है कि जो लोग अगले 5 दिनों में ये डिसाइड कर रहे हैं कि उन्होंने शुमाली इलाके जाना है, खासकर कागान नारान, उन्हें ये एडवाइजरी जारी की है कि अपना प्लान चेंज कर लें NDMA की जानिब से। तो जनाब अपने प्लान्स अगर हैं आपके तो देख लीजिए, उसे बदल लीजिए अगर पॉसिबल हो, और अगर जाना बहुत ही ज़रूरी हो तो बहुत ही एहतियात बरतें और अपनी गाड़ी को भी चेक करवा लें ताकि उन इलाकों में सफ़र किया जा सके। तो जनाब ये तो सारी सूरत हाल थी मौसम की। अब इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या सियासी मौसम है उसकी भी बात कर लेते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ़्त सामने आ रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात बंद होने की खबरों को झूठ और गुमराहकुन करार दे दिया है। ईरान के साथ मुसलसल बातचीत जारी है। अब किसी न किसी तरीके से मुआहदा करने का वक्त आ गया है। ईरान को अब मुआहदे से मुतल्लिक फैसला करना होगा। ईरान के साथ आज और मुसलसल 4 दिन से राब्ते हुए मुज़ाकरात कहाँ पहुँचते हैं ये कहना कबल वक्त है। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो मार्को रूबियो, उन्होंने दावा किया है कि ईरान ने जौहरी प्रोग्राम पर बात करने के लिए आमादगी जाहिर कर दी है। ईरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान के साथ जौहरी फाइल के उन नकात पर मुज़ाकरा जारी हैं जिन पर पहले बात नहीं होती थी। उम्मीद है कि आबनाए हुर्मज़ से मुतल्लिक़ काबिल कबूल नतीजा निकलेगा। ईरान ने आबनाए हुर्मज़ बंद करने की कोशिश की तो नाकाबंदी बरकरार रहेगी। और उधर एक फ़ोन कॉल का बड़ा चर्चा है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक सदर ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन पर सख्त लहजे में बात की। इस हवाले से हमने कल भी आपको बताया था। अमरीकी वेबसाइट एक्सोस के सहाफ़ी ने सदर ट्रंप और इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान जो टेलीफोनिक गुफ्तगू है उसकी तफसील अमरीकी TV को दे दी है। ईरानी जज़ीरे कश्मीर में फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए गए, जिसके बाद पासदारान इनक़लाब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा कर दिया है। ये सारी सूरत हाल है, इस पर हमने बात करनी है और हमें ज्वाइन कर चुके हैं हामिद अल-मशरक़ी साहब, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू हिना, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, जिस तरीके से अभी हम आखिरी बात से ही आगाज़ कर लेते हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक जिस तरह से सदर ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन पर सख्त लहजे में बात की है और उन्होंने फिर लेबनान में जो जारियत है वो जारी रखने पर इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उनके साथ उनकी कुछ तल्ख़ कलामी हो गई, वो बदज़बानी से पेश आए और वजह यही थी कि जो ईरान है वो लेबनान में इसराइली हमले जारी रहने की सूरत में ये कह चुका था, ये धमकी दे चुका था कि वो अमेरिका से मजीद बात नहीं करेगा। और फिर जिस तरह से सदर ट्रंप ने सख्त लहजे में वार्निंग दी है इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को और ये कहा है कि अगर वो ये इक़दाम जारी रखेंगे तो वो तन्हा हो जाएंगे मजीद। इस लबो लहजे को, इस कॉन्वर्सेशन को आप कैसे देखते हैं?
जी हिना, देखिए मेरा ख्याल ये है कि अमरीकियों को और ख़ुसूसी तौर पर सदर ट्रंप को भी अब ये बड़ी क्लियरली रियलाइज़ हुआ है कि किस अंदाज में नेतन्याहू ने पूरे अमरीका को और सदर ट्रंप को ट्रैप करके इस ईरान की जंग की दलदल में फंसा दिया है। और अब अमेरिका पूरी इकॉनमी सफ़र कर रही है, पूरी दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पे आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीज़ फायर के मुआहदे के बावजूद जिस अंदाज में नेतन्याहू ने मुसलसल उसकी खिलाफ वर्जी की, बल्कि मैं ये कहूँगा कि सीज फायर के नाम पर फायदा उठाते हुए जिस अंदाज में उसने जुनूबी लबनान पर कब्जा किया है और उसका नक्शा बदलने की कोशिश की जा रही है, ये सारी चीजें जो हैं ये खुद अमेरिकन सदर की फ्रस्ट्रेशन अब जाहिर करती हैं। वो ये जान चुके हैं कि जो नेतन्याहू है वो बुनियादी तौर पर हर हालत में खित्ते में जंग जारी रखना चाहता है। उसको अमरीकी मुफादात या अमरीका की अवाम का कोई ख्याल नहीं है और ना ही दुनिया का कोई ख्याल है, बल्कि वो अपना जो ग्रेटर इसराइल और दूसरा जो उसके नेतन्याहू का जो सियासी कैरियर खत्म हो चुका है, जो वो मुजरिम के तौर पे अब अदालतों में जा रहा है और जिस दिन वो वज़ारत उज़्मा से हटा वो जेल में होगा, इस सारी सूरत हाल का जो है उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर उसको एक तरह से आईना दिखाया। और मैं ये बात समझता हूँ कि ईरान का ये मौक़िफ़ जो है ये बड़ा क्लैरिटी के साथ है कि जी इंतहा हो गई है। 3000 से ज़ायद लोग लबनान में शहीद हो गए हैं, 30 लाख के करीब लोगों को घर छोड़ के जाना पड़ गया है पिछले 2 महीनों के अंदर। तो कैसे ईरान से ये तवक्को की जाती है कि वो अमन मुज़ाकरात भी जारी रखे, जंग बंदी की तरफ भी आए और फिर उसके बाद ये कि हिजबुल्लाह को और बाकी जो फ़लस्तीनी जिद्दोजहद है उसको सारों को तनो तनहा छोड़ दे। तो बड़ा क्लियर इख्तिलाफात नजर आ रहे हैं। और अभी तो मैं ये समझता हूँ कि सदर ट्रंप, और वही बात है कि वहाँ पर यहूदी लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है जो सदर ट्रंप पे असरअंदाज होती रहती है, वरना शायद इससे भी ज्यादा इख्तिलाफात खुलकर सामने आ जाते। बिल्कुल हामिद साहब, इससे पहले भी जब जिक्र हुआ था आपकी, हमारी बात हुई थी, तो उस वक्त भी ये बात हो रही थी कि चलाता कौन किसको है, अमेरिका इसराइल को चला रहा है या इसराइल अमेरिका को चला रहा है। और अब अगर बदज़बानी की बात करें तो ये तो वो सदर हैं, अमेरिकी सदर, जो इसके लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी उन्होंने एयरक्राफ्ट पर बैठते हुए अपने जब इस दूसरे दौर में उन्होंने ईरान और इसराइल के हवाले से सख्त लहजा अपनाया था। उसके बाद इनका ट्वीट था जिसमें ये ईरानियों को मुखातिब कर रहे थे और उसमें बदज़बानी कर रहे थे, और अब ये सूरत हाल सामने आई है। तो अब ये जो सारी सूरत हाल में हम उनकी बदज़बानी को देखते हैं, कभी भी उन्होंने वो नहीं किया या उस पर कायम नहीं रहे जिसके हवाले से वो बदज़बानी करते रहे हैं, क्योंकि उसके बाद फिर ईरान पर हमला भी हुआ। उसके बाद जो हम देखते हैं कि जो वो कह रहे थे इस ट्वीट में वो भी उन्होंने नहीं किया। तो क्या आपको लगता है कि लेबनान को लेकर वो सीरियस है? अली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए बात यह है कि मैं भी ये अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये जो गुस्सा है ये असल में फ्रस्ट्रेशन है। सदर ट्रंप एक हद से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते मौजूदा सूरत हाल में नेतन्याहू के खिलाफ। उसकी वजह वो मजबूत तरीन यहूदी लॉबी है जो स्टीव विटकॉफ, जेरेड किशनर, फिर पीट हेग्सेथ और एक मुकम्मल एक ग्रुप है रिपब्लिकन्स का जो कि कांग्रेस के अंदर है, जो कि मुकम्मल तौर पर यहूदी लॉबी और इसराइली मुफादात की हिफाजत करता है। और उसका जो इन्फ्लुएंस है, उसी तरह अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर जिस तरह इसराइल का कंट्रोल है, रॉथशाइल्ड फैमिली का कंट्रोल है, वो सारी चीजें अगर हम देखें तो इससे कोई इनकार नहीं कि खुद अमेरिका और अमेरिकी जो इंतजामिया है वो इसराइल की यहूदी लॉबी के यरगमाल है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क इसराइल की प्रॉक्सी बन गया हुआ है इस सारी सूरत हाल की वजह से, जिसका रियलाइजेशन तो है अमेरिकन कौम के अंदर भी, लेकिन अभी उस अंदाज में उसके खिलाफ काम करने की या उस अंदाज में इसराइल से मुखालफत करने की अभी कोई भी जो है वो खतरा या कोई भी उसको ओपनली नहीं एक्नॉलेज कर सकता। सो ये सूरत हाल तो चलेगी, लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है जंग के हवाले से, वो एक तरफ से मुज़ाकरात की बात करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, एक तरफ से कह देते हैं जी कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। एक ऐसे मुज़ाकरात हैं जो बेनतीजा हो जाते हैं। इस तरह की जज्बात ठंडे करने वाली बात तो नहीं है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हफाका हो जाए? ये भी है, बिल्कुल अली ऐसे ही है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि क्या इस सूरत हाल में ये समझते हैं कि ईरान को ये जोर जबरदस्ती ध्वंस के साथ मना सकेंगे, जबकि ईरान ने पूरी जंग के अंदर बड़ी हौसले के साथ ना सिर्फ जंग लड़ी है बल्कि अमेरिका को पीछे धकेला है। अमेरिका की तमाम जो टारगेट्स थे, अमेरिका को जो रिजीम चेंज करना चाहता था, अहमद पहलवी को ला के बिठाना चाहता था, एटमी प्रोग्राम खत्म करना चाहता था, और सारा कुछ, उसमें से किसी भी चीज में कामयाबी नहीं हुई।
मां सिवाय ये कि अली खामनेई साहब की या टॉप लीडर को शहीद करने के बावजूद सूरत हाल बड़ी क्रिटिकल है। मैं अभी भी समझता हूँ कि मुआहिदा होना नागुज़ीर है दोनों के लिए। अच्छा हमें साहब बिल्कुल नागुज़ीर है, क्रिटिकल सिचुएशन है जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, तो क्या अभी हम ये समझें कि जो ईरान की धमकी है कि वो जब तक लेबनान पर हमले या जंगबंदी नहीं होती इसराइल की तरफ से तो वो बात नहीं करेगा, इस धमकी ने जो अमरीकी खारजा पॉलिसी है उस पर किसी हद तक असर डाला है और इसी वजह से ये कहीं ना कहीं धमकी साबित जो है वो मौसर साबित हुई और अमरीकी सदर अपने इतने करीबी इत्तेहादी ये जो इसराइल है, इसराइली वज़ीर आज़म है, उनके खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाने पर मजबूर हो गए। जी ना, बिल्कुल। देखिए बात यह है कि 8 अप्रैल से सीज फायर हुआ है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें हैं, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। वहां पर इस सारी सूरत में सिर्फ एक ही हमें स्पॉइलर नजर आता है, बड़ा स्पॉइलर, वो है इसराइल। वो कहीं पाकिस्तान के किरदार के ऊपर मशकूक बातें करवाता है, कहीं पर अमेरिका के अंदर लॉबी की जाती है कि अभी जंग बंद हुई तो ये हो जाएगा। सो वो जो स्पॉइलर है उसकी रियलाइजेशन हो रही है, उसका एहसास है अमेरिकन इंतजामिया के अंदर कि अगर यहूदी लॉबी और नेतन्याहू इसी तरह स्पॉइलर का या बदतरीन किरदार अदा करते रहे तो किसी हालत में भी जंग बंदी नहीं होगी। उनके मौक़िफ़ से हटकर अमेरिकी मफादात के हवाले से फैसला करना होगा। जो वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मेगा का जो नारा है, जो जेडी वेंस जिसको मैं समझता हूँ ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उसी सोच के साथ चलेंगे तो ये अमन मुआहिदा हो सकता है। हम सब ये अमन मुआहिदे के लिए जो कुछ अमेरिका कर रहा है वो भी हम देख रहे हैं और जो कुछ ईरान कर रहा है वो भी हम देख रहे हैं। ईरान बहुत ही कैलकुलेटेड चल रहा है मुज़ाकरात को आगे बढ़ाते हुए और जो जवाबी वार किया जा रहा है वो भी बहुत कैलकुलेटेड है। नैरेटिव की जंग अपनी जगह पे जारी है, नैरेटिव में वो सख्त बयानियां इख्तियार कर लेता है लेकिन रिएक्शन में सख्त बयानियां नहीं है। और हमने देखा है जैसे कि अटैक्स पहले भी होते रहे हैं ईरान पर और कासिम सुलेमानी पर जो फैटल अटैक हुआ उसके बाद भी हवाई अड्डों पर हमले किए जाते रहे हैं, लेकिन उसमें रिस्ट्रेन शो किया गया है और वही रिस्ट्रेन हमें अब भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अली। असल में देखिए बात यह है कि बहरहाल ईरान को ये अंदाजा है कि एक हद से ज्यादा अगर ये झगड़ा या ये जंग दोबारा से बढ़ जाती है तो सूरत हाल जो है वो फिर काबू से बाहर भी हो सकती है। ईरान ने जो अपना बेहतरीन तुर्क का पता खेला है वो है अपना हरमुज पर कंट्रोल, और वो किसी हालत में भी उस कंट्रोल को जाने नहीं दे रहा। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम करके अभी चंद दिन पहले वो भी कोशिश करके देख ली कि जबरदस्ती अपना हरमुज पर कब्जा कर ले, उसमें भी उसको नाकामी हुई। लेकिन वहीं पर ईरान की तरफ से जो रिटेलिएशन है वो इसलिए कैलकुलेटेड है कि ईरान नहीं चाहता कि बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट उसके जिम्मे से शुरू। अभी भी दुनिया की हमदर्दियां या दुनिया ये समझती है कि ये जंग अमेरिका और इसराइल ने शुरू की है, तो इस चीज का जो जिम्मेदार है वो अमेरिका और इसराइल को ठहरा रही है। जो पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस आया हुआ है, महंगाई का तूफान आया हुआ है, रिसेशन आ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो रही है, तो अमेरिका के ऊपर जो दबाव है वो इसीलिए है कि ईरान रिस्ट्रेन शो कर रहा है, ईरान एग्रेशन शो नहीं कर रहा है, ईरान बड़ा नपातुला जवाब दे रहा है। लेकिन वहीं पर ईरान सरेंडर नहीं कर रहा। ईरान किसी भी हालत में ये नहीं चाहता कि उसके या उसकी पब्लिक के अंदर ये तासुर जाए कि वो कहीं हार मान रहा है, और यही वो तासुर है जिसकी वजह से ईरान कायम है। ईरान की हुकूमत जो है पासदाराने इनकलाब जो है वो मुकम्मल फाइट भी कर रही है। आप देखिए ये बात तो दुरुस्त है। अच्छा हामिद साहब, बीइंग एन एक्सपर्ट, आपको क्या लगता है जो अमन मुआहिदा जिसके ख़्वाहां सभी हैं, इस वक्त पूरा खिता चाहता है कि हो जाए, ख़ास तौर पर वो दोनों ममालिक भी चाहते हैं कि अब अमन मुआहिदा हो जाए क्योंकि किसी के हक़ में भी ये जंग मज़ीद ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है, ये आपको इस वीक में जिस तरह से सदर ट्रंप ने कहा है, वैसे तो उनकी किसी बात पर उस तरीके से ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, जिस तरह अली ने कहा कि वो जो कहते हैं वैसा होता नहीं, तो उनकी बात को देखते हुए कितने नियर फ्यूचर में कितना करीब देख रहे हैं कि जो अमन मुआहिदा है वो हो जाएगा, और जिस तरह से पहले भी जिक्र किया हमारे वज़ीर आज़म ने कि पाकिस्तान फिर से दोनों ममालिक को होस्ट करेगा, तो ये कितनी जल्दी होता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए मैं नहीं समझता कि ये 2-4 दिनों में होगा, हो सकता है इसमें हफ्ता 10 दिन लग जाएं। उसकी बड़ी वजह ये है कि दोनों ये चाहते हैं, और खासूसी तौर पर अमेरिका ये चाहता है कि थोड़े से इस तरह के कुछ हमले करके अपनी फेस सेविंग दुनिया को दिखाए। वो जो एक बॉक्सिंग की जुबान में बात यूज होती है कि लास्ट पंच जो है वो अमेरिका चाहता है कि उसका नजर आए दुनिया को, जी कि हम अटैक कर रहे थे और हमने एग्रीमेंट किया। और इसी तरह ईरान किसी भी हालत में ये नहीं चाहेगा कि वो कमजोर होकर एग्रीमेंट करे। और जो
दोनों की तरफ से जो रेड लाइंस हैं उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। दोनों के बयानात और जब मुआहदे का खत्मी मुसवदा आता है 1 पेजर भी, तो उसके अंदर बार बार इख्तिलाफात आते हैं, एक दूसरे को उसको अमेंड करने के लिए भेजा जा रहा है। जब तक दोनों विन-विन सिचुएशन, Yes, they both want win-win situation, जबकि दोनों को फेस सेविंग सिचुएशन की तरफ जाना है। विन-विन दोनों को इस सूरत हाल में नहीं मिलेगी। दुनिया इस वक्त जिस मैं समझता हूँ मुश्किल से दो चार है, इकोनॉमिकल तबाही के दहाने खड़ी है। और खुदा न खास्ता अगर देखें, एक बार याद रखें कि ये जंग बहरहाल एक चिंगारी पे बैठी बुझी हुई है। चिंगारी ने अगर दोबारा आग पकड़ ली तो ये एक आतिश फिशां बन के फट सकता है। इसलिए दोनों को मुहतात रहना होगा, हर हालत में जंग बंदी पे जाना होगा, दोनों को विन विन से फेस सेविंग की तरफ आना होगा, तो ही सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हामिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि विन विन सिचुएशन उसी सूरत में होगी अगर जंगबंदी बरकरार रहती है। लेकिन जो वक्त गुजर रहा है उस तरह से अहदाफ पता चल रहे हैं कि अमेरिका के कौन से अहदाफ थे वो जो अचीव करना चाह रहा था। उनमें से एक जो है ये प्रोलॉन्ग्ड मैयर है जो वो ले रहा है, और जो दुनिया की इकॉनमी शैकल्स में अब जा रही है, 20% इकॉनमी को डैमेज डेंट पहुंचाया गया है। तो ये भी नजर आ रहा है कि अमेरिकी अहदाफ में से एक हदफ ये भी था। तो जनाब इस पर बात होती रहेगी, अभी बहुत सा वक्त बाकी है। लेकिन हम बात करते हैं मुल्की सियासत की। तो गिलगित बल्तिस्तान में आपको पता है इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है, इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तों पर 7 जून को वोटिंग होगी। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो भी इलेक्शन मुहिम में शरीक हो चुके हैं, वो खिताब भी कर चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि गिलगित में सड़कों पर खड्डे देखकर बहुत दुख हुआ, गिलगित की आवाम का पैसा उन पर क्यों नहीं लगाया गया। पूछना चाहता हूं गिलगित बल्तिस्तान को नजरअंदाज क्यों किया गया। जिस गिलगित को मैं जानता था वो गिलगित कहां है? जिस गिलगित को मैं जानता था वो गिलगित कहां है, और जिसको मैं बहुत डेवलप करना चाह रहा था, जिस गिलगित बल्तिस्तान को मैं सीने से लगा के रखता था और मैं चाहता था कि यहाँ बेतहाशा तरक्की हो, यहाँ के लोग रोजगार पे फायज हों, उसकी सड़कों को देखकर आज मुझे बहुत तकलीफ हुई। 2015 में हमने 100 अरब रुपया दिया और डैम आज तक नहीं बना। अगर डैम का काम शुरू हो चुका होता तो डैम कब का बन चुका होता और उसका फ़ायदा आपको भी होता और बाकी पाकिस्तान को भी होता। मुझे आपने देश निकाला कई दफ़ा दिया है, मुझसे गिला ना करो। ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया, क्यों मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला गया। गिलगित की तरक्की की भी बात की और मियाँ साहब ने एक बार फिर आवाम से शिकवा यही किया कि मुझे क्यों निकालने दिया गया। और आगे बढ़ते हुए अगर बात करें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो सकरदू में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि तमाम जमातों की सियासत एक तरफ और पीपल्स पार्टी की एक तरफ है। पीपल्स पार्टी पसमानदा तबके की नुमाइंदगी करने वाली वाहिद जमात है। ये कैसी माशी पॉलिसी और तरक्की है कि अमीर अमीर तर हो। अगर हम हर से बिजली पैदा कर सकते हैं तो यकीन माने गिलगित बल्तिस्तान के पास इतना वसाइल है, इतना नेचुरल रिसोर्सेज है कि ना सिर्फ आप गिलगित बल्तिस्तान के जो बिजली का बहरान है उसको दूर कर सकते हैं। कोई मुझे बता रहा था कि कोई वजीर आया था, वो कह रहा था कि मेरा दाएं हाथ का काम है, मैं 100 मेगावाट। इन प्रोफेसर साहिबान को कौन समझाएंगे तेरा दाएं हाथ का काम था, तूने किया क्यों नहीं अभी तक? मेरा बाएं हाथ की काम है। इंशाअल्लाह ताला हम आपका ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में ये 50,000 का एक 1970s का सदरी के मुताबिक ये 50,000 मेगावाट का अगर हमने पोटेंशियल अनलॉक करना है तो कोई इस्लामाबाद में बैठा हुआ बाबू नहीं कर सकेगा। वैसे गुफ्तगू आपने सुनी बिलावल की, ठीक कहते हैं कि पसमानदा तबके की जो नुमाइंदगी करने वाली ये वाहिद जमात है। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान भी शिगर पहुंचे, जहां पार्टी कारकुनों, ओहदेदारों और हामियों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। बैरिस्टर गौहर को इस्तकबाल के बाद बड़ी रैली की सूरत में जलसा गाह ले जाया गया। PTI के कारकुनों की बड़ी तादाद ने बानी कायद के हक में नारे भी लगाए, भरपूर जोश व खरोश में नजर आया। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का ये कहना था कि उनकी पार्टी का इंतखाबी निशान छीन कर ज्यादती की जा रही है, उन्हें इंतखाबात में मुसावी मौके नहीं दिए जा रहे हैं। अवामी मसाइल का हल, शफाफ तर्ज हुक्मरानी और खित्ते की तरक्की पार्टी की अव्वलीन तरजीह है।
उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया है कि वो इंतखाबी मुहिम में भरपूर अंदाज में हिस्सा लें और पार्टी का पैगाम घर घर पहुंचाएं। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी आपको पहुंचाते रहेंगे। 5 जून तक जो है वो इंतखाबी मुहिम जारी है, उसके बाद 7 जून को इलेक्शन होगा। जो भी अपडेट होगी शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, पाकिस्तानी नौजवान दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रहे हैं और गाहे बगाहे आपकी मुलाकात इन्हीं नौजवानों से हम करवाते भी रहते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते फोर्ब्स की फहरिस्त में 7 पाकिस्तानी अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए, जिनमें अदाकारा हानिया आमिर, फिल्मसाज समन कामरान और माहिरा गनी, फाइनेंस और वेंचर कैपिटल के शोबे में मोहम्मद फुरकान करीम कद्वाई और सरफराज शाहिद हुसैन का नाम शामिल किया गया। सोशल इम्पैक्ट कैटेगरी में फाज शहबाज को शामिल किया गया, उनसे भी आपकी हमने मुलाकात करवाई। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं समन कामरान से, जिनकी फिल्म साजी समाजी और माहौलियाती मौज़ूआत के गिर्द घूमती है। उनकी मुख्तसर फिल्म को बुसान इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में मुंतखब किया गया था। उनकी फिल्म गंधारा लैंड ऑफ फ्रेग्रेंस बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई, जबकि उन्होंने न्यूयॉर्क के आर्टिस्ट वोंग केटी के साथ एक तजुर्बाती प्रोजेक्ट में भी काम किया। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर की ग्रेजुएट समन कामरान ने पाकिस्तान की कामयाब फिल्म उम्रू अयार में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी अपनी खिदमात सरअंजाम दी थी। मजीद समन हमारे साथ मौजूद है और वो साउथ कोरिया से हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समन, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, हाउ आर यू? Hello, assalamu alaikum. Thank you for having me. I'm good. How are you? समन, कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो है इस फहरिस्त में शामिल किया गया है। इट्स अ बिग अचीवमेंट। क्या फील कर रही हैं इस वक्त? फील अभी तो काफ़ी ओवरवेल्म्ड हूँ बिकॉज़ यहाँ पे मेरी पढ़ाई भी चल रही है, साथ साथ ये इंटरव्यूज़ वगैरह भी चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। समन, हम चाहते हैं कि आपका जो जर्नी है ना, वो आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। कब से ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर कब कामयाबियाँ मिलनी शुरू हुई और उसके बाद फिर आज यहाँ तक पहुँची आप? बेसिकली मेरी जर्नी एनसीए से स्टार्ट हुई थी, लाहौर फिल्म मेकिंग से। मैं बैचलर्स कर रही थी फिल्म मेकिंग में और ड्यूरिंग माई एनसीए आई वाज वर्किंग इन द इंडस्ट्री एज असिस्टेंट डायरेक्टर इन कमर्शियल्स, जिस तरह यूफोन, होंडा वगैरह इन सब के साथ मैंने एज एन एडी काम करना शुरू किया। आफ्टर ग्रेजुएशन, उससे पहले भी आई स्टार्टेड मेकिंग माय म्यूज़िक वीडियोस, आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग माय ओन शॉर्ट फिल्म्स एंड आफ्टर ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड वर्किंग विद हम टीवी। उनके साथ काम किया कुछ अरसा। उसके बाद आई गॉट अ फिल्म उम्रू अयार एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। वहाँ पे मेरे 3-4 महीने लगाए उनके साथ। इन 2024 में फिर वो फिल्म भी रिलीज़ हुई एंड देन आफ्टर उम्रू अयार स्टार्टेड सोली डायरेक्टिंग माय ओन स्टफ, प्रोड्यूसिंग माय ओन स्टफ। अभी मैं पीटीवी के साथ एज अ प्रोड्यूसर भी लगी हुई हूँ एंड करंटली आई एम इन साउथ कोरिया विद माय प्रोड्यूसिंग प्रोजेक्ट। ज़बरदस्त, काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी आपकी है समन। ये बताइएगा कि जो एनसीए से आपने कौन सी डिग्री हासिल की थी? फिल्म एंड टीवी की? जी, फिल्म एंड टीवी की। फिल्म एंड टीवी 4 years का। तो आपका यही प्लान था शुरू से, आप फिल्मों में दिलचस्पी रखती थी, तो ये इंस्पायर कहाँ से हुई? क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट बगैर इंस्पिरेशन के तो काम नहीं कर सकता। आई थिंक स्पेशली फॉर आवर जनरेशन, हम लोग शुरू से ही म्यूज़िक और मूवीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। हमेशा से मूवीज़ देखने का शौक़ रहा, म्यूज़िक का शौक़ रहा, तो इट वाज अ क्रिएटिव फील्ड। इससे पहले आई वाज डूइंग आर्किटेक्चर फॉर 2 years and then I quit and then I went to NCA for filmmaking. So I was always in creative fields, so I think that kind of inspired me. राइट। अच्छा समन, जिस तरीके से अभी हम जिक्र कर रहे हैं और आपका इंटरेस्ट था फिल्म एंड टीवी में, आपने जो है अपनी तालीम भी हासिल की, हम देखते हैं कि दीगर ममालिक की तरह दुनिया के पाकिस्तान में ये जो बड़ी स्क्रीन का ट्रेंड है वो किसी हद तक कम होता हुआ हमें ज़वाल पजीर होता हुआ दिखाई दिया। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। अब आके हम देखते हैं कि इस तरह की जो शॉर्ट टर्म मूवीज़ हैं या फिर डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, उनको बाहर बहुत पजीराई मिलती है, लेकिन उस हद तक पजीराई पाकिस्तान में नहीं मिलती है। इसकी मेजर रीज़न आप क्या देखती हैं? आई थिंक सबसे मेजर रीज़न है कि एक्सेप्टेंस नहीं है हमारी अपनी कंट्री में और सेंसरशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और स्पेशली जो भी हमारे मोस्टली टॉपिक्स प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे बनते हैं, वो थोड़े से कंट्रोवर्शियल होते हैं, वो बैन हो जाते हैं। दे एंड अप गेटिंग स्क्रीन्ड यूट्यूब पे, और या तो उनको फिर आपको बाहर फेस्टिवल्स पे ही जो है
उनको अटेंशन मिलती है, और जब वहाँ अटेंशन मिलती है तो फिर हमारे पाकिस्तान में बात होती है उसकी। राइट। अच्छा, जो शॉर्ट फिल्म्स हैं, क्या उसकी हमारे सिनेमाज में एक्सेप्टेंस नहीं है, हमारी ऑडियंस में नहीं है, लेकिन अब डेफिनेटली काम होना शुरू हुआ है, जिस तरह से आपने भी कहा, शर्मीन भी कर रही हैं, और लोग इस तरफ जा भी रहे हैं, स्पेशली अगर हम यूथ की बात करें तो वो भी जा रही है। तो क्या पहले इसकी एक्सेप्टेंस वाला कोई इशू था, इस तरह का मामला था, और अब इस तरफ लोग जाना शुरू हो गए? आई थिंक विद टाइम एक तो कंसंट्रेशन लेवल भी लोगों का कम होता जा रहा है, और बजट वाइज भी लोग प्रेफर कर रहे हैं कि कम टाइम में हम स्टोरी टेलिंग कर लें। उसके अलावा काफ़ी फेस्टिवल्स आ गए हैं जो कि प्रेफर करते हैं कि आप शॉर्ट फिल्म्स बना के भेजें, एंड इट इज़ ऑल्सो एक्सेसिबल फॉर इंडी फिल्म मेकर्स, न्यू जनरेशन, कि वो कम बजट में जो है प्रोड्यूस कर लेते हैं छोटी शॉर्ट फिल्म्स, एंड देन दे कैन शोकेस देयर वर्क। समझ ये जो चेंज है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आ रहा, ये तो हॉलीवुड में भी हमें नजर आ रहा है। जो इस वक्त हमें पता चल रहा है कि हॉलीवुड में भी जो फिल्म साज हैं वो कम बजट पर तवज्जो देना शुरू हो गए हैं और अपनी स्टोरीज पर, और 20-20 साल के लड़के हैं जो डायरेक्ट कर रहे हैं सारी सूरत हाल में। तो आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान में ये जो फिल्मी सनत है इसको किस तरह से सपोर्ट किया जा सकता है इस ट्रांजिशन के दौरान, जबकि पूरी दुनिया में देखी जा रही है? पूरी दुनिया में एक तो ये है कि हर किसी का फिल्म इंडस्ट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली गवर्नमेंट लेवल पे, बाकी प्राइवेट सेक्टर पे भी, और स्पेशली अगर आप यूरोप में देख लें तो वो लोग अपना एक प्रॉपर कोटा रखते हैं फॉर फिल्म्स एंड न्यू जनरेशन। तो आई थिंक हमारा भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होना चाहिए, गवर्नमेंट को काफ़ी सपोर्ट करना चाहिए फॉर द न्यू जनरेशन। अगर आप उन्हीं बड़े लोग को देते रहोगे, उन्हीं को सपोर्ट करते रहोगे, तो फिर जो नया टैलेंट है वो तो नहीं निकल के आएगा। राइट। अच्छा समन, अब खुसूसी तौर पर पंजाब में बात करें तो काम हो रहा है इस तरफ, जो सीएम साहिब हैं वो इस सिनेमा के रिवाइवल की तरफ भी जा रही हैं, तो इस पे क्या कमेंट करेंगी, ये कैसा है? और दूसरा ये कि अब मज़ीद किस टाइप की डॉक्यूमेंट्रीज़ या शॉर्ट फिल्म्स बनाने में आप इंटरेस्टेड है, जो अगला आपका प्रोजेक्ट है उसके हवाले से भी डिटेल्स ज़रा शेयर करें। या इट्स अ वेरी गुड स्टेप कि हमारी सीएम साहिबा वो ले रही हैं, बट आई थिंक कि उनको थोड़ा सा, अगर तो वो टॉप डायरेक्टर, टॉप फिल्म मेकर्स ले रही है तो साथ में न्यू जनरेशन को भी लेना चाहिए, एंड लाइक वी शुड एक्सपेरिमेंट। और दूसरा, मैं जो हूँ, आई लाइक टू वर्क इन एवरी जॉनरा एक्सेप्ट फॉर कॉमेडी, क्योंकि वो काफ़ी मुश्किल है। एंड रिसेंटली आई एम हियर इन बुसान विद माई फीचर फिल्म। ये जो है बेसिकली इट्स अबाउट दिस गर्ल और उसकी एजुकेशन स्ट्रगल्स। मैं ज़्यादा बता नहीं सकती, बट आई एम डेवलपिंग दैट प्रोजेक्ट इन बुसान। ज़बरदस्त, वी वुड डेफिनेटली वॉच दैट। और ये भी बताइएगा कि आपकी फेवरेट डायरेक्टर्स पाकिस्तान में कौन है इस वक्त? पाकिस्तान में आई थिंक बिलाल लशारी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ओवरऑल, और महरीन जब्बार काफ़ी अच्छी हैं, तो आई थिंक दीज टू डायरेक्टर्स आई लुक अप टू। राइट। अच्छा समन, हाँ सॉरी, जो आप अगर आप इंडी फिल्म मेकिंग में बात कर लें तो साइम सादिक इज़ डूइंग गुड, ज़रार खान इज़ डूइंग गुड, उनकी जॉयलैंड है और इन फ्लेम्स है, बट ऑल्सो दैट डिड नॉट रिलीज इन पाकिस्तान। राइट। समन, क्विकली कोई मैसेज देंगी उस यंग जनरेशन को जो आपको देखकर आपसे इंस्पायर हो रही है? या जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। आप रिसोर्सेज और इन चीज़ों का इंतज़ार ना करें, जस्ट कीप प्रोड्यूसिंग योर वर्क। कभी ना कभी आपको भी लाइमलाइट मिल सकती है, कोई आपका काम देख सकता है। Saman, thank you very much for talking to us, और we wish you best of luck for your future endeavors। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। जब कोई नई कहानी अपने नाम से ही एक मिस्ट्री पैदा कर दे तो समझ जाइए कि स्क्रीन पर कुछ पावरफुल आने वाला है। और अब एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट लेकर आ रहा है एक और इंटेंस और हाईली एंटिसिपेटेड ड्रामा सीरियल भंवर। आज 3 जून से स्क्रीन की जीनत बनने वाला ये नया ड्रामा हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे नशर किया जाएगा। भंवर सिर्फ अपनी मजबूत कहानी ही नहीं बल्कि अपने इंटेंस ट्रीटमेंट, सिनेमैटिक विजुअल्स और हाई प्रोडक्शन क्वालिटी की वजह से भी पहले से ही तवज्जो हासिल कर चुका है। और इस ड्रामे की एक और बड़ी खास बात है कि इसके अंदर जबरदस्त और बासलाहियत कास्ट मौजूद है। जी हाँ, असद सिद्दीकी, मंशा पाशा, अरिका हक और अली सफीना, ये तमाम फनकार अपनी पावरफुल अदाकारी के जरिए इस प्रोजेक्ट को और भी एंगेजिंग और इम्पैक्टफुल बनाने जा रहे हैं। तो आइए कुछ झलके देखते हैं। रोशनियों का शहर है, लेकिन लोगों की जिंदगियों में उतना ही अंधेरा है। तुमने मुझसे वादा किया था कि जो पैसे भेज दिया उसके बाद नहीं भेजने होंगे, और
ये ऑफिस, ये जॉब सब एक धोखा है। कभी वीडियो कॉल पर बात हो जाती थी और अक्सर You name it, AI हर चीज पे अपनी नजर रखेगी। AI के जरिए जो है ना ये इतनी सारी चीजें बनाई हैं। पहले बातचीत, फिर दोस्ती, ये क्या बेहूदगी है? फिर पैसों की डिमांड, मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? फिर जाली वीडियोस और पिक्चर्स। आप लोग लड़कियों की इज्जतों के साथ खेल रहे हैं। क्या ये प्रूव कर सकते हो कि ये वीडियो असली नहीं है? ये किस किस्म की बात कर रहे हैं आप? मैं अभी सहमत कोई एक शख्स नहीं, पूरा गैंग है। कहीं आगे जाके मुझे कुछ और तो नहीं करना पड़ेगा। एक लड़की का मर्डर हो चुका है। ये सब कुछ इन्हीं चीजों की वजह से हुआ है। इंसान नहीं है, उसको एक मुजरिम समझो। सुल्तान साहब, अगर आप कहते हैं तो मान लेते हैं। एक मजबूत कास्ट है, पावरफुल स्टोरी टेलिंग, ग्रिपिंग विजुअल्स के साथ भंवर तैयार है नाजरीन को एक मुख्तलिफ एक्सपीरियंस देने के लिए। तो तैयार हो जाएं। भंवर 3 जून से हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। और अब याद करेंगे बॉक्सिंग की दुनिया पर राज करने वाले लेजेंडरी हैवीवेट बॉक्सर मोहम्मद अली को, जिनके मद्दा आज उनकी 10वीं बरसी मना रहे हैं। मोहम्मद अली 17 जनवरी 1942 को अमेरिका के शहर लुइसविल के एक मसीही घराने में पैदा हुए और उनका नाम क्ले रखा गया। 70 की दहाई में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उन्होंने 29 अक्टूबर 1960 को आबाई कस्बे लुइसविल में पहला मुकाबला जीता। बॉक्सिंग में उनका करियर एक शौकिया खिलाड़ी की हैसियत से कामयाब रहा, लेकिन उनको अजमत उस वक्त हासिल हुई जब 60 की दहाई में उन्होंने रोम ओलंपिक में सोने का तमगा जीता। तमगा जीतने के बाद मोहम्मद अली को नस्ल परस्ती का सामना रहा, लेकिन मोहम्मद अली के हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि ये वो वाहिद बॉक्सर थे जिन्होंने इसको ना सिर्फ एक्नॉलेज किया बल्कि इसके ऊपर बात किया करते थे। और वो अक्सर बात करते हुए कहा करते थे कि हर अच्छी चीज़ जो है वो आपको सफ़ेद क्यों दिखाई देती है और उसका नाम जो है वाइट क्यों रखा जाता है, जैसा स्नो वाइट और इस तरह की चीज़ें। और उसके बाद वो कहते हैं हर बुरी चीज़ से आप ब्लैक क्यों एसोसिएट कर देते हैं। तो ये नस्ल परस्ती की इस तरह की जो इंटेलिजेंस है किसी बॉक्सर से, किसी स्पोर्ट्समैन से आप तवक्को नहीं रखते थे जो इनके अंदर मौजूद थी। और इनकी जो स्ट्रेटजी थी वो आप जानते हैं कि फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी, ये कहा करते थे। और इन्होंने अपना फिर लोहा मनवाया। तो जनाब आज हम ट्रिब्यूट दे रहे थे इनको। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अब क्रिकेट की बात करते हैं तफसील से। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज की बात करें तो लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैं तो हैरान मैं तो जरूर करना चाहता हूँ, आपको पता है मैं फैन हूँ वैसे भी। तो ग्रीन शर्ट्स मेहमान टीम के आगे ढेर हो गई है जनाब। 232 रन के हदफ के ताकुब में कौमी टीम जैसे बल्लेबाजी करना ही भूल गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे मैच में 41 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। आप बताएं आप क्या कह रहे हैं? बस मैं यही कह रही थी कि जो परफॉर्मेंस आप जिक्र कर रहे हैं वो हमेशा की तरह वैसी ही थी। हम अपने एक्सपर्ट से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कैसे हैं और आपके शहर का मौसम कैसा है? जी बहुत शुक्रिया अली और हिना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन शहर का मौसम वैसे ही है जिस तरह आप खबरों में सुन रहे हैं कि गर्म मौसम है। आज भी अभी मैं थोड़ी देर पहले भी टेलीविजन देख रहा था तो कह रहे थे कि 36 से 38 दर्जे टेम्परेचर होगा। और अली चूंकि कराची में रह चुके हैं इसलिए इनको पता है कि यहाँ गर्म मौसम के साथ जो ह्यूमिडिटी है ना वो काफी मुश्किल डालती है। लेकिन क्रिकेट का मौसम तो चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में कुछ अच्छे हालात भट्टी साहब वो हमारे जो प्लेयर्स हैं डिहाइड्रेटेड हो गए होंगे। अब ये उनकी तरह का लेम एक्सक्यूज है जो अली ने दिया है भट्टी साहब। देखिए ऑस्ट्रेलिया में अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो ये मौसम जो है ना जून जुलाई का, वहाँ सर्दियों का मौसम है, तो उनको ज्यादा असर पड़ना चाहिए था, लेकिन वो आए यूज टू हुए। लेकिन क्रेडिट देखें, पाकिस्तान बुरा खेला इसमें दूसरी राय नहीं है,
लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया का क्रेडिट ना छीने कि उनके 6 मेन प्लेयर नहीं आए। पहला मैच वो 5 विकेट से हार गए और लोग कह रहे थे कि ये तो बस तीसरे दर्जे की टीम आ गई है और पाकिस्तान 3-0 वनडे सीरीज जीत जाएगा। लेकिन जिस तरह उन्होंने दूसरे मैच में कमबैक किया है, पहले उनकी बैटिंग ने, आप देखें ना, छोटे छोटे से कंट्रीब्यूशन है। जॉश इंग्लिश जो उनके कप्तान है, उन्होंने 50 बनाए, कैमरून ग्रीन ने 50 बनाए, एक नया लड़का पीक आया है, उसने 35-36 रन बनाए। तो सबने कंट्रीब्यूट करते करते इस कश्ती को 232-31 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर पाकिस्तान टीम के साथ जो हुआ, तो आप देखिए पाकिस्तान में भी शादाब खान ने भी 71 रन बनाए पर वो किसी काम नहीं आ सके। देखें, शादाब खान के 71 रन का क्रेडिट उनसे हम छीन नहीं सकते, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि ये मैच विनिंग 71 रन होते। देखिए, रन तब मैटर करते जब आप जो है वो विनिंग नोट पर उस स्कोर को लेके जाए। लेकिन जो असल काम था बॉलिंग का, उसमें तो उन्होंने 9 ओवर्स में 56-57 रन दे दिए। तो मेरे ख्याल में असल जो पाकिस्तान के साथ मसाइल हैं, हम प्लानिंग ठीक नहीं कर रहे, हम होम ग्राउंड पर ऐसी पिचेस बना रहे हैं जिसका हमें एडवांटेज नहीं। अच्छा भट्टी साहब, मैं इसी तरफ आ रही थी, इस स्ट्रेटेजी पे क्या कमेंट करेंगे कि हम उस तरह की पिचेस डिजाइन कर लेते हैं जिसका वक्ती तौर पे हमें लगता है कि हमें फायदा होगा, लेकिन इस बार तो बाज़ाहिर लगा कि उसका भी फायदा हमें नहीं हुआ, और हम इस फायदे के चक्कर में जब हमारी टीम बाहर जाकर खेलती है और हालात भी मुख्तलिफ होते हैं, पिचेस भी मुख्तलिफ होती हैं, तो उस वक्त परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आती। और अभी हम देख रहे हैं कि अगर पिचेस भी अपनी मर्जी की बना लें तो परफॉर्मेंस तो फिर भी उसी तरह की सामने आ रही है। और हमने अगर हम कहें कि ऑस्ट्रेलिया की बी टीम थी, जिसे अभी आपने जिक्र किया कि बड़ा लाइट ले रहे थे, और उसके बाद भी सारी प्लानिंग फिर धरी की धरी रह गई। तो ये पाकिस्तान का सिर्फ कल रात वाले मैच का मसला नहीं है। अगर आप इससे पहले चले जाएं, साल के शुरू में T20 वर्ल्ड कप हुआ श्रीलंका में, हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सके। हम बांग्लादेश वनडे सीरीज खेलने गए, वहां हम 2-1 हार गए। अभी पिछले दिनों हम टेस्ट सीरीज बांग्लादेश खेलने गए। देखिए, बांग्लादेश वो टीम है जो लोअर रैंक की टीम है, उससे हम टेस्ट सीरीज 2-0 हार गए। अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड चैंपियन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके जो 6-7 मेन प्लेयर हैं वो तो पाकिस्तान आए नहीं, तो पाकिस्तान के पास बड़ा जबरदस्त चांस था। देखिए, बाबर आजम या सलमान अली आगा या हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं, उनको भी चाहिए कि अब वो आए और फ्रंट से लीड करें। ये नहीं होगा कि एक मैच में बाबर आजम स्कोर करेंगे और अगले मैच में फेल हो जाएंगे। अगर हारना है और होम ग्राउंड पर अपनी मर्जी की पिचेस पे हमने हारना है, तो फिर तो नए प्लेयरों को मौका दें, तो उनके साथ हम हारते भी रहेंगे। तो भट्टी साहब, जो नए प्लेयर्स हैं जिनकी कल की परफॉर्मेंस में अगर हम गाजी गौरी की बात करें, 37 रहा स्कोर, अरफात मिन्हास 33 बना सके, माज सदाकत 0 पर आउट हुए, इन पर अब तनकीद भी कहीं ना कहीं शुरू हो गई है कि इनको परफॉर्मेंस की वजह से रखा गया था, इन्होंने परफॉर्म नहीं किया। तो इतनी जल्दी डिसाइड कर लेना, क्या ये भी दुरुस्त चीज है? देखिए हिना, अगर आप गाजी गौरी की परफॉर्मेंस देखें, पहले मैच में उन्होंने 65 रन बनाए और उनकी जो 127 रन की बाबर आजम के साथ पार्टनरशिप थी, वहां से पाकिस्तान जीत की तरफ गया। फिर अगर हम अरफात मिन्हास को देखें, उन्होंने पहले मैच में 5 आउट किए और पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले बॉलर बन गए जिन्होंने डेब्यू पे 5 आउट किए। फिर जब बैटिंग आई तो उन्होंने 18 रन बनाए, जिनमें विनिंग स्ट्रोक भी उन्होंने छक्का मार के खेला। कल जबरदस्त बॉलिंग की, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, 27 रन देकर 2 आउट किए। और फिर प्रेशर सिचुएशन में आप देखें, फिर जाके अरफात मिन्हास ने स्कोर किया। तो अरफात मिन्हास और गाजी गौरी, उन दोनों ने प्रेशर में जिस तरह की बैटिंग की है, ठीक है पाकिस्तान हार गया, लेकिन इन लड़कों ने ये तो दिखाया कि हमें टैलेंट है। हाँ, माज सदाकत की परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। पहला जो मैच हम बांग्लादेश में खेले थे, उसमें वो प्लेयर ऑफ द मैच थे, लेकिन उसके बाद वो मुसलसल नाकाम है, साहबजादा फरहान नाकाम है। लेकिन जो सबसे बड़ी नाकामी हमारी टीम को मिल रही है, वो सलमान अली आगा की तरफ से मिल रही है, जो हमारे T20 कप्तान है। वो ना टेस्ट फॉर्मेट में स्कोर कर रहे हैं, स्कोर मतलब कर तो रहे हैं, लेकिन ऐसा स्कोर नहीं कर रहे कि पाकिस्तान की कश्ती को कोई फायदा हो सके। ना वनडे में स्कोर कर रहे हैं, ना T20 में स्कोर कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में अब सोचना पड़ेगा सिलेक्टर्स को,
अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना होगा। और ये जो माइक हैसन जिस तरह की सिलेक्शन पॉलिसी या जिस तरह की प्लानिंग लेके चले हुए, मेरा नहीं ख्याल, अभी जो आपने इंट्रो में बात की, हमने वर्ल्ड कप खेला। हाँ, ये आपसे पूछने वाला था भट्टी साहब, ये वर्ल्ड कप की तैयारियां हैं, हमारे कप्तानों के मसाइल हैं, प्लेयर्स के मसाइल हैं, क्या आपको लगता है अब ये न्यू नॉर्मल हमने समझ लेना चाहिए? हमारी पिछले वर्ल्ड कप्स में जो कारकर्दगी रही, सीरीज़ में जो कारकर्दगी रही, टेस्ट सीरीज़ में जो कारकर्दगी रही, और जिन टीमों से हम हारते रहे उनमें अमेरिका, बांग्लादेश शामिल हैं, तो क्या आपको लगता है कि न्यू नॉर्मल ले लेना चाहिए, हमें समझ जाना चाहिए कि अब हमारी टीम उस सतह पर नहीं है? देखिए, अगर आज भी बेहतर प्लानिंग हो, बेहतर सिलेक्शन हो, तो हमारी टीम जीत सकती है। लेकिन ये जो प्लानिंग कर रहे हैं, जिस तरह हम माजी में प्लानिंग करते रहे, बिल्कुल आपने सही कहा, हम यूएसए से हार गए, हम अभी बांग्लादेश से वनडे भी हार गए, टेस्ट सीरीज भी हार गए, तो दूसरे मुल्क तो ऊपर जा रहे हैं, हमारी टीम नीचे जा रही है। तो मेरे ख्याल में इसमें काफी सोचो विचार की जरूरत है कि हमारी क्रिकेट को किस तरह ऊपर लाया जा सकता है। जो अब देखे ना, शादाब खान पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था। शादाब खान ने कल 3 साल बाद 2030 के बाद पहला 50 बनाया है। तो अगर शादाब खान अच्छे ऑलराउंडर हैं तो उनको कंसिस्टेंसी दिखाना चाहिए ना। 1 ऑफ 71 रन बना दिए, वो भी हारने वाली टीम की तरफ से, तो मेरे ख्याल में वो बेहतर नहीं है। सुफियान मुकीम बेंच में बैठे हुए, सुफियान मुकीम को हम मौका नहीं दे रहे। शामिल हुसैन बैठे में, अहमद दानियाल बेंच में बैठे में, अपने फहीम अशरफ को कल उन्होंने ये कहा कि हमने फहीम अशरफ को इसलिए सिलेक्ट नहीं किया कि हमें पता था कि हम यहाँ पर स्पिन ट्रैक बनाएंगे। अच्छा। तो हमने जाल बिछाया था ऑस्ट्रेलिया के लिए और उस जाल में खुद ही फंस गए। अच्छा भट्टी साहब, परफॉर्मेंस की शादाब की हम बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि उनकी टीम में भी जगह नहीं बनती। अगर एक बार ये तो ऐसे ही है कि एक बार परफॉर्म कर दें और अपनी थोड़ी जगह पक्की कर लें कुछ अरसे के लिए, और उसके बाद फिर वही उसी ट्रैक रिकॉर्ड पर वापस आ जाएं जिसमें आपकी कारकर्दगी सबके सामने ही है। तो जब तक टीम के लिए हमारे प्लेयर्स खेलना नहीं शुरू करेंगे तब तक तो तब्दीली मेरा ख्याल है नहीं आ सकती। देखिए, सजा और जजा का जब तक कानून हिना नहीं आएगा ना, अगर अंडर परफॉर्म कोई प्लेयर कर रहा है तो आप उसको ड्रॉप कर दें। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नो डिसरिस्पेक्ट टू शादाब खान, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन शादाब खान ने कल 71 रन बनाए, बहुत अच्छे खेले, लेकिन कोई ये बता दे कि शादाब खान किस परफॉर्मेंस पर 3 साल बाद पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में आए। राइट। तो कोई मतलब बाज लोगों के लिए उन्होंने कोई कानून बनाया हुआ है, बाज के लिए कोई क्राइटेरिया रखा हुआ है। जब तक फास्ट ट्रैक करके लोगों को टीमों में डालते रहेंगे उस वक्त तो टीमें नहीं बनेगी ना। फिर जो लड़के डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, अब सुफियान मुकीम आप देखें पीएसएल के बेस्ट बॉलर थे, हालांकि वो T20 फॉर्मेट था, लेकिन आप सुफियान मुकीम को मौका तो देखें। हम ऑलराउंडर खिला रहे जी, 8वें नंबर तक पाकिस्तान की बैटिंग है, तो फिर क्या हुआ, 41 रन बड़ा मार्जिन है जिससे ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराया। मेरे ख्याल में खतरे की घंटी है जो मुसलसल बज रही है, फायर अलार्म बज रहा है, लेकिन हमारे जो कोई उसे अटेंड करने वाला नहीं है, कोई फायर अलार्म पे रिस्पॉन्ड करने वाला नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा साहबजादा फरहान के बारे में क्या ख्याल है आपका? उन्होंने भी 3 स्कोर किया और कोई बेहतर कारकर्दगी नहीं है उनकी पिछले कुछ मैचेस से। देखिए, साहबजादा फरहान बेसिकली T20 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, हमने उनको डाल दिया वनडे टीम में। वनडे टीम में उन्होंने अभी तक बांग्लादेश में 3 मैच खेले, 2 मैच यहाँ खेल के, वनडे में हमें परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। वो तो खुशकिस्मत है कि साइम अयूब इस वक्त अनफिट है, फखर जमान अनफिट है। मेरा ख्याल में वनडे फॉर्मेट में अगर आपने साहबजादा फरहान को खिलाना है तो इमामुल हक आज भी उनसे बेहतर ओपनर है। इमामुल हक का आप कह रहे हैं 50 ओवर की क्रिकेट एक प्रॉपर क्रिकेट है, ये वो मार धाड़ वाली क्रिकेट नहीं। आप गए और 2-4 फेरी फेरी शॉट्स खेले और आउट हो गए तो हमें, लेकिन अगर आप चले इमामुल हक को नहीं खिला रहे, शामिल हुसैन पिछली सीरीज में फेल हुए थे लेकिन वो टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, आप उनको खिलाएं। हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, लेकिन मसला पता क्या है अली और है ना, हम लोग हारने से डरते हैं। हाँ, जो लोग जिनके हाथ में बागदौड़ है ना पाकिस्तान क्रिकेट की, वो चाहते हैं कि हमारे दौर में पाकिस्तान टीम जीत जाए, कल जो दूसरा आएगा वो इसको देखेगा। लेकिन हमें ऑस्ट्रेलिया की तरह लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। उनको पता था कि हमारे 6 प्लेयर पाकिस्तान नहीं जा रहे, लेकिन उन्होंने जो यंगस्टर लेकर आए थे, जिन लड़कों को कमबैक करवाया, देखिए उन्होंने परफॉर्मेंस दी। और वो एलिस जो नॉर्थन एलिस
उनके जो फास्ट बॉलर थे जिन्होंने कल कैरियर बेस्ट बॉलिंग की और 4 आउट किए, वो 140 की स्पीड टच कर रहे थे और उनकी स्पीड से इस स्लो पिच पे हमारे बैट्समैन आउट हो गए। तो मेरा ख्याल में बिल्कुल फाइनल हम पाकिस्तान, बात बिल्कुल दुरुस्त है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, उसका फुकदान है, उसी वजह से फिर, और वही वाली बात है, जब तक सज़ा और जज़ा वाला सीन नहीं होगा तब तक भी बेहतरी नहीं आ सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट पर हम बात कर रहे थे, भी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। सेगमेंट शामिल करते हैं माइंड मैटर्स। बात हो रही है कि क्या सच एक कारनामा है या अमूमी रवैया। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। माशरों की परख के लिए कई पैमाने हो सकते हैं और एक पैमाना मैं आपको आज दे रहा हूं, और वो कैसा खूबसूरत पैमाना है कि आप उससे बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत आसानी के साथ ये परख कर सकते हैं कि कौन सा जो माशरा है वो ज़वाल पजीर है और कौन सा माशरा जो है वो तरक्की याफ्ता है। अक़ली हवाले से और जो भी मामलात हैं रवैयों के हवाले से वो किस कदर तरक्की याफ्ता है और किस कदर ज़वाल पजीर जो माशरा है उसकी क्या निशानियाँ हुआ करती हैं। उसमें से सिर्फ जो अगर आप एक पैमाना सच को ले लें तो सच जो है ये एक नॉर्मल ह्यूमन कंडीशन है। सच बोलना कोई कारनामा नहीं है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन कंडीशन है। लेकिन जब हम सोसाइटीज़ को देखते हैं तो कुछ सोसाइटीज़ हमें ऐसी नज़र आती हैं जहाँ पे अगर फ़र्द सच बोलता है या अगर फ़र्द कोई ऑनेस्टी का रवैया अपनाता है या अगर फ़र्द किसी के पैसे वापस लौटा देता है उसकी अमानत, तो वहाँ पे इसको कारनामे की शक्ल में वो माशरा लेता है। उस माशरे की अखबारों में हो सकता है कि ख़बर भी लगे कि किसी बंदे ने इतना बड़ा कारनामा किया है कि किसी के पैसे वापस लौटा दिए हैं, या ये हो सकता है कि वहाँ पे उसी मुल्क का जो हुक्मरान है वो उसको अवार्ड से भी नवाजे कि ये कितना बड़ा कारनामा किया है कि किसी के पैसे वापस आपने लौटा दिए हैं। हालांकि जिसके पैसे थे जो उसको लौटाए गए ये कोई कारनामा नहीं है, क्योंकि वो पैसे थे ही उसके। ये एक पर्सपेक्टिव है सोचने का। मैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में हूँ और इस माशरे को अगर आपने देखना है तो एक चीज़ जो बहुत वाज़े नज़र आती है और बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं जो कि मैं पिछली 3 दहाइयों से उसका मैं गवाह हूँ, चश्मदीद गवाह हूँ। यहाँ पे लोगों को बहुत भारी रकूम जो है वो वापस लौटाते हुए ये एक नॉर्मल यहाँ पे एक रवैया है। हो सकता है कि रोज़ाना इस तरह के सैकड़ों वाक़यात पेश आते हों, लेकिन यहाँ पे ये कोई ख़ास कारनामा नहीं समझा जाता, ना ही इसको ख़बर के मुस्तहिक समझा जाता है। बस ये समझा जाता है कि बस ठीक है, एक बंदे ने अच्छा काम किया, फ़ाइन, उसके किसी के पैसे थे, उसी के पैसे थे, उसी को लौटा दिए, इसमें कौन सी बड़ी बात। अगर किसी ने सच बोल दिया है तो ये भी कोई इतना बड़ा कारनामा नहीं समझा जाता, क्योंकि सच एक नॉर्मल ह्यूमन कंडीशन है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। इसी तरह कोई ऑनेस्टी का रवैया है, कोई भी है, तो इस तरह का जो माशरा होता है जो कि अपने रवैयों के हवाले से, अक़ली हवाले से मैच्योर होता है, नेचर के ज़्यादा करीब होता है, फितरी होता है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें कारनामा नहीं समझी जाती, उसको नॉर्मल सी में लेके आ जाता है। एक इंसान ने नॉर्मल काम किया है, बाकी जो काम है झूठ बोलना है, बदयांती है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एबनॉर्मल स्टेट है। सो एबनॉर्मल स्टेट से जब अगर आप नॉर्मल स्टेट में हैं, इट्स वेरी गुड, इट्स नॉर्मल स्टेट, ये कोई कारनामा नहीं है, कारनामा कुछ और होता है। लेकिन जो ज़वाल पजीर मुआशरा है वहाँ पे फिर हम ये देखते हैं कि वो माशरे, उन माशरों में अगर किसी ने सच बोल, इसका मतलब यह है कि झूठ की इतनी फरावानी है कि किसी ने सच बोला तो वो कारनामा कहलाया। बदयांती की इतनी बड़ी सतह पे बदयांती है कि किसी ने अगर कोई दयानत पे मबनी काम किया तो वो कारनामा कहलाया। कैसी अजीब बात है किसी भी ज़वाल पजीर माशरे को देखने के लिए, उसको समझने के लिए कि वो उस नॉर्मल ह्यूमन कंडीशन को, नॉर्मल स्टेट को कारनामा तस्वुर करते हैं। कितना बड़ा फ़र्क है। तो अब आप बताइए कि ऐसी जगहों पे तो अगर आप ये देखिए कि किसी भी माशरे में अगर झूठ की बहुत ज़्यादा फरावानी है और बहुत ज़्यादा जो डिसऑनेस्टी है, तो वहाँ पे अगर आप ऑनेस्टी से काम करें, वहाँ पे अगर आप सच के साथ काम करें, तो हो सकता है, क्योंकि डिसऑनेस्टी और झूठ पे मबनी जो कारोबार होता है वो वक्ती तौर पे फ्लोरिश भी होता है, सारा कुछ होता है मामलात, लेकिन जो सच पे मबनी और ऑनेस्टी पे मबनी कारोबार होगा वो थोड़ा सा टाइम लेगा। लेकिन उसके बाद झूठ वाले माशरे में, ऐसे माशरे में जहाँ पे मनफी रवैये ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे वो इतना पनपता है सच वाला कारोबार, क्योंकि हो सकता है कि एक मकैनिक जो है उसने बहुत
बहुत अच्छा है और हर लिहाज से ऑनेस्ट है। कुछ अर्सा उसको तकलीफ़ होगी क्योंकि वो ऐसे पार्ट्स उसमें डाल देगा कि जिसकी वजह से आप को दोबारा उस मकाने के पास वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यकीनी तौर पे वो थोड़ा सा कारोबार उसका, यानी झूठ के मामले में उसका कारोबार मुतासिर होगा, क्योंकि झूठ वाला जो कारोबार है वो इस तरह के पार्ट्स डालेगा कि बार बार आपको आना पड़े। लेकिन सच वाला जो है वो अगर एक दफ़ा ये काम करेगा तो उसके बाद उसकी जो क्लाइंटेज है उसकी जो वो उसको हो सकता है कि आपको उससे टाइम लेने के लिए हफ्ता या 10 दिन पहले उसका इंतज़ार करना पड़े, उसका कारोबार इस तरह फैलेगा। उसकी वजह यह है कि उसने एक ऐसे माशरे में सच बोला है, ऐसी माशरे में किया है कि जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट करते हैं। हमारा आज का सबसे बड़ा अलमिया यह है जो मिसट्रस्ट है, हमारा अपना, जो हम एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते, और उसकी वजह यह है वो जो झूठ की फरावानी है, वो जो डिसऑनेस्टी है उसकी फरावानी है, उसकी वजह से है। तो इस माइंड मैटर्स की सेगमेंट में सिर्फ ये अर्ज़ करना था कि किसी भी ज़वाल पजीर माशरे को या तरक्की याफ्ता माशरे को देखना है, आपने सिर्फ ये देखना है कि जो नॉर्मल ह्यूमन रवैये हैं उसकी पजीराई कितनी की जाती है। उसको कहीं कारनामे की शक्ल में तो नहीं बयान किया जाता कि जैसे बहुत बड़ा काम किया। बच्चों को भी तरबियत कीजिए तो उनको ये मत कहिए कि तुम सच बोलोगे तो बहुत बड़ा कारनामा होगा। एक नॉर्मल चीज़ है, आपने नॉर्मल रहना है। कारनामा जो है वो इससे आगे शुरू होता है, उस पर फिर किस टाइम बात करेंगे। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, एक अहम चीज़ है जो आप तक पहुंचानी बड़ी ज़रूरी है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है हुकूमत पंजाब की जानिब से। अब हर तरह की जो ज़मीन है, जायदाद है, उसकी लेन देन के लिए ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का जो हुसूल है वो लाजमी करार दिया गया है, जो कि इब्तदाई मराहिल में महदूद मुद्दत के लिए 950 रुपये की रियायती फ़ीस अदा करके हासिल किया जा सकता है। और ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल करना कैसे है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, ये किस तरीके से हेल्प आउट कर सकता है, इस पर हमने बात करनी है। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर हलीमा मुनीर साहिबा, एडिशनल डायरेक्टर पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हलीमा साहिबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हलीमा साहिबा, सबसे पहले 500 साल जो पहले का सिस्टम था उसको चेंज करना वैसे तो वक्त की ज़रूरत भी है, लेकिन बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी इससे जुड़ा हुआ है, जिसको आप तब्दील करेंगी तो वो मुतासर होगा। क्यों ज़रूरत पेश आई? एक्चुअली जो आपने ख़ुद बता दिया कि वक्ती ज़रूरत थी, क्योंकि पहले जो हमारा लैंड रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है अभी तक, उसमें कब्ज़े का तयन उस तरह से नहीं किया जा रहा जितने अब हमें ज़रूरत है, क्योंकि मुश्तरका खेवट होते हैं। एक ही अकाउंट समझ लें आप, खेवट को हम आसान लफ्ज़ों में एक अकाउंट कह लें अगर, तो एक लैंड रिकॉर्ड के अकाउंट में कई लोगों के नाम आ रहे होते हैं, उनके आगे ज़मीन लिखी होती कि इनकी ये ज़मीन है। ये नहीं पता होता कि किस शख्स की कहाँ पे ज़मीन है, उस पूरे एरिया में उसका कब्ज़ा किस जगह पे। तो अब जो हम सिस्टम लेकर आ रहे हैं उसमें पोजेशन या कब्ज़ा जो है ना उसको प्राइम इम्पोर्टेंस दी गई है। अच्छा। ताकि तयन किया जा सके कि एक लैंड ओनर जो है उसका ऑन ग्राउंड कब्ज़ा कहाँ है, और ये जो फिर बाद में मसले होते हैं, तनाज़ात आ जाते हैं ज़मीन के, प्रॉपर्टी के, उनसे बचा जा सके। अच्छा, तो हलीमा साहिबा बेसिकली है क्या ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, और किस तरीके से आसान अल्फाज में हमारे नाज़रीन को आप समझा सकें कि इससे उनको आसानी मिलेगी? ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बेसिकली एक डिजिटली जनरेटेड सर्टिफिकेट है, मैनुअल किसी तरह से नहीं है, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश उर्दू दोनों में। और इसमें एक तो मलकियत की तस्दीक की जाती है, दूसरा ऑन ग्राउंड कब्ज़ा जो है वो GPS डिवाइसेस से मुहैया किया जाता है। हमारी टीम्स जाती हैं, GIS बेस्ड पोजीशन डिटरमिन करती हैं। अच्छा। और इस सर्टिफिकेट पे उसका नक्शा आता है कि एग्जैक्टली ये ज़मीन कहाँ पे है। QR कोड से वेरीफाई किया जा सकता है, पंजाब ज़मीन की जो ऐप है उसमें, और उसमें एग्जैक्ट डिटेल्स, कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं कि ये ज़मीन यहाँ पे। अच्छा, ये जो हलीमा साहब है, ये कोऑर्डिनेट्स की वजह से तो बड़ा आसानी होगी कि हमें पता चल जाएगा कि कौन सा खित्ता किसके नाम पे है, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो अक्सर हमें अप्लाई करने के लिए पहले तो सर्टिफिकेट किस तरह से अप्लाई करना है ये हमारे नाज़रीन को बता दें, और फिर ये बताइएगा कि इससे कॉम्प्लिकेशंस मज़ीद बढ़ेंगी या कम होंगी? अच्छा, सर्टिफिकेट अप्लाई करने का बहुत आसान तरीका है, आप अपने करीबी अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे चले जाएं। फ़िलहाल ये इन प्लेस है बिकॉज अभी 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने पायलट किया है। इसके अलावा ये 1 जुलाई से पूरे पंजाब में मैंडेटरी हो जाएगा। और तब तक इंशाल्लाह हम अराजी मुआवनीन जो हमारे प्राइवेट फ्रेंचाइजेज़ हैं, जो कि अब 3000 प्लस हो चुके हैं पूरे पंजाब में, वहाँ पे भी, और देही मरकज़ माल जो पटवारी का सिस्टम है उनके पास भी, इन तीनों ऑप्शंस में से कहीं पे भी जाके
आप ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये हमने डिफरेंट एवेन्यूज़ इसलिए बनाए हैं ताकि लोगों की सहूलत हो, उनको जो भी फीजिबल लगे, वो प्राइवेट अराजी मुआवनीन के पास जाना चाहें, अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे आना चाहें या देही मरकज़ माल में जाना चाहें, हर जगह से वो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकें। ओके, अच्छा, तो हलीमा साहिबा ज़्यादा मसला जो मेरा ख्याल है प्रॉपर्टी के हवाले से, जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हें तो होता है, लेकिन जो ओवरसीज़ हैं हमारे, उनको बहुत सारे मसाइल फेस करने पड़ते हैं क्योंकि वो ख़ुद यहाँ आ नहीं सकते या ख़ुद मौजूद नहीं होते, कोई केयर टेकर्स होते हैं, वो फिर बाद में मामला बड़ा ख़राब हो जाता है। उनके लिए ये जो सर्टिफिकेट है इसका हुसूल कैसे है, वो कैसे हासिल कर सकते हैं? उसके लिए जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश सिस्टम है पावर ऑफ अटॉर्नी का, उसी की बेसिस पे वो यहाँ पे किसी भी को भी पावर ऑफ अटॉर्नी दे के ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। अलबत्ता इन प्रोसेस हमारा नादरा के साथ इंटीग्रेशन है और उसमें होपफुली विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो बाहर बैठे भी अप्लाई कर सकेंगे सर्टिफिकेट के। राइट, तो हलीमा साहिबा ये भी बताइएगा कि कुछ रिकॉर्ड्स हम जानते हैं कि पहले भी कुछ दावेदार आ जाया करते थे कि उनकी ज़मीन है, और आप क्या इंश्योर इस चीज़ को करेंगे कि ज़मीन बिकने से पहले ही दावेदारों का पता हो कि कितने लोग इस पे जो ज़मीन के खित्ते पर दावा करने वाले हैं, ताकि उसे या तो ख़रीदा ही ना जाए या फिर अगर ख़रीद रहे हैं तो उनको दावेदारों को हिस्सेदारों को उनका हिस्सा दिया जाए? जी, ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट इशू ही उस खित्ते को या उस ज़मीन को होगा जहाँ पे कोई ऐसा दावा ना हो। सबसे पहली बात ये, जहाँ पे किसी किस्म का कोई तनाज़ा ना हो। और इवन ड्यूरिंग द प्रोसेस जब ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का सर्वे हो जाता है, मतलब कब्जा के लिए वो GIS टीम जाके उधर सर्वे करती है, उसके बाद हमारी वेबसाइट पे 15 दिन के लिए एक ऑब्जेक्शंस पोर्टल पे वो पूरा सर्वे डिस्प्ले होता है, पब्लिकली अवेलेबल है। कोई भी देखना चाहे वहाँ से सिलेक्ट करे डिस्ट्रिक्ट, तहसील, मौजा, और उसमें वो देख सकते हैं कि अच्छा इसका सर्वे हो गया है, इतना जो है ये कोई और क्लेम कर रहा है कि मेरा कब्जा है, कोई भी लॉन्च कर सकते। तो 15 डेज के लिए वो ओपन टू पब्लिक है फॉर ऑब्जेक्शंस। उसके अलावा 2 17 ग्रेड के गेजेटेड ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने भी तस्दीक करनी है इसकी। इतनी सारी तस्दीक के बाद कोई किसी किस्म का दावा नहीं होगा और ये मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ है लोगों के ज़मीनी हकूक़ का। अच्छा, तो जिस तरह से आपने आगाज़ में बात की थी खेवट मुश्तरका होता है या ज़रई ज़मीन है वो मुश्तरका होती है, तो ऐसे में क्या होता है कि हर वो शख्स जिसका उसमें हिस्सा है उस ज़मीन में, उसका अलग अलग ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनेगा या फिर एक मुश्तरका जो वो प्रॉपर्टी है उसका ग्रीन सर्टिफिकेट बनता है? अच्छा, इसमें अगर हम ज़रई ज़मीन की बात करें तो उसमें या तो पहले वो तकसीम करवा लें और फिर हर शख्स अपना अपना ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनवा सकता है, या फिर सारे के सारे मतलब 2, 3, 4 जितने भी लोग हैं वो जाके इकट्ठे अप्लाई करें तो उनका एक इकट्ठा भी ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बन सकता है। अलबत्ता अगर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है या किसी किस्म का और इस्तेमाल है ज़रई के अलावा तो फिर उसमें तकसीम की ज़रूरत नहीं है, वो जाके सिंपली अप्लाई करें। उनका जितना कब्जा, मतलब अगर उन्होंने कंस्ट्रक्शन की हुई है तो जितने एरिया पे उनकी कंस्ट्रक्शन हुई है उसका अलग से ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बन जाएगा बगैर तकसीम करवाए। अच्छा, अगर ग्रीन सर्टिफिकेट का इजरा हो जाता है तो फिर ये इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता क्या? इसको अगर कोई आने वाला हो जो कहे कि ये प्रॉपर्टी गलत तरीके से बेच दी गई है तो क्या इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता? इसके लिए अपील का मैकेनिज्म है, बिल्कुल असिस्टेंट कमिश्नर के पास अपील लैंड होगी, वो मैकेनिज्म है। अलबत्ता अभी तक जितना हमने इसको पायलट किया है इसमें किसी किस्म का कोई गलत ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ और इसमें इतने चेक्स एंड बैलेंसेज हैं। सेकेंडली डिजिटली इशू हो रहा है, इसमें मैनुअल जो इंटरवेंशन है ना, ह्यूमन डिपेंडेंसी, वो हमने जितनी मिनिमाइज हो सकती है वो कर दी है। तो उसकी वजह से वी आर वेरी होपफुल कि जितना मैक्सिमली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और वेरीफाइड होगा। अच्छा, जिन लोगों ने पहले प्रॉपर्टी ख़रीद ली है और उस पर पहले कोई मसले मसाइल थे अब हल हो गए हैं, लेकिन ग्रीन सर्टिफिकेट के आने के बाद अगर ये मसला उनके साथ हो जाता है जो पेमेंट्स कर चुके हुए हैं तो क्या सूरत हाल बनेगी? नहीं, अगर तो मसला हल हो गया है तो फिर तो उनकी प्रॉपर्टी क्लीन है ना, फिर तो उनको ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। और ये प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में भी प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट इसी पैटर्न पे अब इशू होगा। अच्छा, तो जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं कि ये हमारी आसानी के लिए है, और अगर एक शख्स जिसकी प्रॉपर्टी मुख्तलिफ जगहों पर है, कुछ मुल्क के किसी भी हिस्से में अगर है उसकी प्रॉपर्टी, ख़ास तौर पर पंजाब में अगर कहीं पर है, कुछ शहर में है, कुछ गांव में है, उसको तमाम प्रॉपर्टीज़ के अलग अलग ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स लेने पड़ेंगे? जी बिल्कुल, अगर तो डिफरेंट लोकेशंस पे है तो फिर अलग अलग। अलबत्ता अगर एक ही लोकेशन पे, हम खसरे कहते हैं रेवेन्यू की लैंग्वेज में, उसको आप पार्सल समझ लें, अगर एक ही जगह पे एक ही गांव में उसके पास डिफरेंट पार्सल्स हैं तो उनको वो यूनाइट करवा सकते हैं, यूनिफिकेशन करवा सकते हैं, उसको मर्जर कहते हैं, और वहाँ पे वो एक ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट उसको मिलेगा। तो हलीमा साहिबा, ये जो प्रॉपर्टी के सिलसिले में लेन देन का जो सिलसिला है, इसको ये किस तरह से आसान बनाएगा? क्या चीज़ कम होगी इसके बाद?
इसके बाद सबसे पहले तो जो आपकी लिटिगेशन है, जो मुकदमे होते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि बेसिकली मसला यही होता है कि मुश्तरका खातों में जहाँ पे पोजीशन आइडेंटिफाई नहीं होती है वहाँ पे दावेदार होते हैं कि मेरा कब्ज़ा, बिकॉज जब रोड्स बन जाती हैं तो वैल्यू आगे की प्रॉपर्टी की बढ़ जाती है, पीछे की प्रॉपर्टी जो उस खाते में होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो सब लोगों के दावे मोर वैल्यूएबल प्रॉपर्टी के होते हैं। तो इस तरह के जो सारे वो तनाज़ात हैं, लिटिगेशन है, वो बहुत कम हो जाएगी और डेफिनेटली फिर लोगों के आसानी होगी। राइट। अच्छा, तो जब इसी तरह से अगर कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल कर लेता है और उसके बाद फिर उसने सेल करनी है वो प्रॉपर्टी, तो क्या वो सर्टिफिकेट भी ट्रांसफ़र होगा या फिर जो शख्स नेक्स्ट बायर होगा वो अपना अलग से ये सर्टिफिकेट बनवाएगा? अच्छा, ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट को अगर आपने यूटिलाइज़ करते हुए आगे सेल करनी है तो आपको ट्रांजैक्शनल प्रॉपर्टी रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, उस जब वो रिपोर्ट इशू होगी तो हमारे सिस्टम में वो लैंड ब्लॉक हो जाएगा कि उस रिपोर्ट के अलावा कोई और इसको सेल ना कर सके, मतलब कोई और सेल ना हो। जैसे वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी तो फिर जो न्यू बायर है उसके नाम पे ऑटोमेटिकली नया ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, पिछले ओनर का इनवैलिड हो जाएगा। फिर उसे रजिस्ट्री और फर्द वगैरह की जरूरत नहीं, रजिस्ट्री और फर्द तो बिल्कुल ख़त्म, उसका तो ये रिप्लेसमेंट है। ठीक है। रजिस्ट्री अलबत्ता कानून के मुताबिक हर लैंड ट्रांजैक्शन की रजिस्ट्री करवाना दोबारा करवानी पड़ती है। तो वो तो अच्छा, ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इसमें एक ट्रेंड है कि अगर आप उनकी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो वो आपके नाम पर अगर कर भी रहे हैं तो उसको अपने अकाउंट्स पर नाम पे रखते हैं, बाकी जो पूरी सोसाइटी है वो बेसिकली जिसके नाम पर होती है उसके नाम पर ही होती है। तो इसमें ग्रीन सर्टिफिकेट कहाँ फॉल करेगा? अच्छा, ये जो आपने बताया कि प्रोसेस चल रहा है, दिस इज़ इरेगुलर, ये अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा जितनी भी लैंड ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका रजिस्ट्री होना लाजमी है, रजिस्ट्रेशन होना लाजमी, और जब रजिस्ट्रेशन होती है तो ऑटोमेटिकली जिसके नाम पे रजिस्ट्री हुई होती है उसके नाम पे इंतकाल हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है वो प्रॉपर्टी। अलबत्ता हाउसिंग सोसाइटीज़ में ये ट्रेंड नहीं है, वो नहीं करते। अब पूरे पंजाब में ये अनकरीब आ रहा है, लॉ पास होने वाला है इंशाल्लाह। अलबत्ता लाहौर की हदूद में LDA ने अपने रूल्स में इसको लाजमी कर दिया है कि तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ ने PLRA का जो सिस्टम है, हाउसिंग सोसाइटीज़ मैनेजमेंट सिस्टम, उसको अडॉप्ट करना है। जब वो उसको अडॉप्ट करेंगे, जितना उनका करंट डेटा है अलॉटमेंट लेटर्स या ट्रांसफ़र लेटर्स की सूरत में जो भी उन्होंने लोगों को दिया हुआ है वो हमारे सिस्टम पे आ जाएगा और उन सबको भी ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की ही फॉर्मेट पे प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स इशू हो जाएंगे। यानी मुश्किल है लेकिन उसके साथ आसानियां भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हलीमा मुनीर साहिब हमारे साथ मौजूद थी। जिस तरीके से हम ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे तो हमने यही कंक्लूड किया है कि जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट होता है वो प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लीन होती है, वो किसी किस्म का उसमें तनाज़ा नहीं होता। तो ये इंतहाई अच्छा इनिशिएटिव है और इसके ऊपर अमल दरामद देखते हैं किस हद तक कितनी जल्दी होता है और ये हम आम आवाम के लिए कितना यूज़फुल या हेल्पफुल रहता है। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। आप जानते ही हैं मौसम इस वक्त गर्म हो रहा है और एक सिस्टम तो दाखिल हो गया है पाकिस्तान में, लेकिन अभी फहरिस्तें जारी हो रही हैं कि जिन ममालिक में 50 को दर्जा हरारत टच कर रहा है और 50 को दर्जा हरारत टच करने के बाद आपको पता है कि पाकिस्तान किस नंबर पर है? तीसरे नंबर पर पाकिस्तान मौजूद है जहां पर मुख्तलिफ इलाकों में ये दर्जा हरारत है। और सबसे पहले नंबर पर कौन है? सबसे पहले नंबर पर USA है, वहां पर 54 डिग्री भी है कुछ इलाकों में। तो जनाब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, एल नीनियो की जो बात होती है वो बिल्कुल हकीकत में तब्दील होती चली जा रही है। वैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान में और लाहौर में, पंजाब में, मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं कि सिस्टम दाखिल होने के बाद थोड़ा सा गर्मी का जोर टूटा है। लेकिन सिंध की अंदरूनी सिंध की बात करें तो वहाँ पर सिचुएशन कुछ अच्छी खास नहीं है। गर्दो गुबार का एक तूफान था लेकिन टेम्परेचर स्टिल जो है वो उसकी शिद्दत में इजाफा ही हो रहा है, कमी नहीं आ रही। और वहाँ के लिए जो माहिरीन हैं वो अलर्ट्स जारी कर रहे हैं हीट वेव के, तो उससे बचने के लिए कहा जा रहा है। और देखें कि अगर यहाँ पर हमसे 38 डिग्री या फिर 39 डिग्री बर्दाश्त नहीं होता तो जहाँ 50 जा रहा है, जहाँ 54 जा रहा है, वहाँ तो मेरा ख्याल है बहुत साहिली इलाके होते हैं यहाँ पर एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि कुछ गर्मी की तमाज़त कम होगी। लेकिन आप देखें कि इन्हीं इलाकों में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एल नीनियो आपको पता है कि हवाएं जो समंदर से आती हैं उन्हीं की वजह से ज़्यादा फैलता है। तो इसकी वजह से कराची में जो दर्जा हरारत है वो कम होने के बावजूद भी आपको ज़्यादा फील हो रहा है और एक रेड बल्ब का फिनोमेना है जिसकी वजह से जो पसीना
आता है वो ट्रैप कर लेता है सारी हीट आपके जिस्म में और उसकी वजह से आपको मजीद गर्मी महसूस होती है। ऐसा ही है। और जनाब ये तो मौसम की कुछ बात हमने कर ली, हम अब एक बर्थडे विश करना चाहते हैं अपने स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम को, जिन्होंने ज़िंदगी की 60 बहारें देख ली हैं माशाल्लाह। तेज़ रफ्तार और ख़तरनाक हद तक घूमती गेंदों से मुखालिफ बल्लेबाजों पर धाक बिठाने वाले वसीम अकरम ने नवंबर 1984 में वनडे और 2 माह बाद ही जनवरी 1985 में टेस्ट डेब्यू किया। और अभी हाल ही में हज पर उनकी जो वीडियो उनके शायकीन शेयर कर रहे थे वहाँ से, वो उसमें भी वायरल रहे। जिस तरीके से वो शैतान को कंकरियाँ मारने वाली उनकी वीडियो थी जिसमें कहा जा रहा था कि क्लीन बोल्ड कर दिया है उन्होंने शैतान को, तो वो उसमें भी वायरल रहे। उसके साथ साथ उन्होंने बात भी की और कुछ जगहों पर उनके बड़े इमोशनल मोमेंट्स भी उनके जो फैंस हैं उन्होंने कैप्चर किए और सोशल मीडिया पर शेयर किए। बिल्कुल वसीम अकरम हमारे लेजेंड हैं, वी विश हिम हैप्पी बर्थडे। 60 बहारें उन्होंने देख ली हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो जिए हज़ारों साल और यूं ही हमारे लेजेंड के तौर पर पाकिस्तान का परचम सर बुलंद करता है। आमीन। इसी के साथ ही हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।